नमस्ते सभी को। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे उत्तर पूर्व भारत के उस अजेय और 600 साल पुराने अहोम साम्राज्य की बात करने वाले हैं, जिसकी कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हम यहाँ सिर्फ तलवारों और युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, हम समझेंगे उस बेजोड़ रणनीति को जिसने उन्हें सदियों तक महफूज रखा, और उस शानदार संस्कृति को भी जिसने उनकी असली पहचान बनाई। सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने उस समय की सबसे विशाल सेनाओं को धूल चटा दी और साथ ही एक बेहद खूबसूरत समाज का निर्माण किया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर पर चलते हैं। मेरा मामा मेरे देश से बड़ा नहीं है। अब ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये अहोम सेना के महान सेनापति लाचित बरफुकन का एकदम असली और ऐतिहासिक बयान है। अभिलेख बताते हैं कि राज्य की सुरक्षा के लिए एक मिट्टी की दीवार रातों रात बननी थी और उनके सगे मामा ने इसमें लापरवाही कर दी। नतीजा, लाचित ने उन्हें वही मृत्युदंड दे दिया। सुनने में शायद बहुत क्रूर लगे है ना, लेकिन सोचिए, ये दिखाता है कि साम्राज्य की सुरक्षा को लेकर उनका समर्पण किस स्तर का था। उस वक्त दांव सच में बहुत ऊंचे थे। और इसी समर्पण को गहराई से समझने के लिए आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह है। हम 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, उनका अटूट कर्तव्य और अनुशासन। दूसरा, सरायघाट का वो ऐतिहासिक युद्ध। तीसरा, प्रकृति का रक्षा में बेहतरीन इस्तेमाल। चौथा, रेशम में बुना उनका समाज। और अंत में आधुनिक युग में उनकी अमर विरासत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, अटूट कर्तव्य और अनुशासन। 600 सालों तक किसी साम्राज्य को ऐसे ही नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए एक बहुत ही ठोस और व्यावहारिक नींव चाहिए होती है। सेनापति लाचित का वो सख्त कदम, अपने ही मामा को दंडित करना, कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था। ये उनके अस्तित्व को बचाए रखने की असल कीमत थी। उस दौर में जहां एक छोटी सी चूक भी पूरे साम्राज्य का नामो निशान मिटा सकती थी, वहां ऐसी ही कठोर मानसिकता और पूर्ण समर्पण उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। इसी अनुशासन ने उन्हें आने वाले उन भयानक तूफानों के लिए तैयार किया जिनकी कल्पना भी मुश्किल थी। और वो तूफान क्या था, ये हम देखेंगे हमारे दूसरे भाग में, सरायघाट का युद्ध। अब ये अनुशासन एक बहुत ही अग्नि परीक्षा से गुजरने वाला था। मुगलों के खिलाफ लड़ा गया ये एक ऐसा नदी आधारित महायुद्ध था जिसने सच में इतिहास की धारा ही मोड़ दी। लेकिन जीत का ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। 1667 में अहोमों ने गुवाहाटी और इटाकुली किले को वापस तो जीत लिया, पर 1669 में अलाबोई की लड़ाई में उन्हें एक बहुत बड़ा और दर्दनाक झटका लगा। उन्होंने अपने 10,000 सैनिक खो दिए। ये एक भयंकर त्रासदी थी, लेकिन अहोमों की असली महानता यही नजर आती है। इस क्रूर हार ने उनका हौसला नहीं तोड़ा, बल्कि इसी दर्द ने 1671 के सरायघाट के निर्णायक युद्ध के लिए लाचित बरफुकन की उस अचूक रणनीति को जन्म दिया, जिसे आज भी याद किया जाता है। जरा उस खतरे की विशालता की कल्पना कीजिए। 70,000 सैनिक। जी हाँ, राम सिंह के नेतृत्व में आ रही मुगल सेना में 70,000 सैनिक और 40 विशाल युद्धपोत शामिल थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हर एक जहाज पर 16 तोपें तैनात थीं। दूसरी तरफ अहोम संख्या में बहुत कम थे और उनके हथियार भी सीमित थे। अब अगर वो खुले मैदान में इतनी विशाल सेना से टकराते तो वो सीधे सीधे अपनी बर्बादी को दावत देना होता। तो उन्हें अच्छी तरह पता था कि खेल के नियम तो बदलने ही पड़ेंगे। और यहीं पर लाचित बरफुकन का शानदार सैन्य दिमाग सामने आता है। उन्होंने चुना सरायघाट त्रिकोण। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बहुत ही प्राकृतिक और संकरा जलमार्ग था, जो कामाख्या मंदिर, विष्णु मंदिर और इटाकुली किले के ठीक बीच में था। ये कोई आम जगह नहीं थी, ये एक भौगोलिक जाल था। मुगलों के विशाल बेड़े को इस संकरे हिस्से में फंसाकर अहोमों ने अपनी कम संख्या वाली सेना को सीधे बराबरी के मुकाबले में ला खड़ा किया। अब सवाल है कि इस जाल को असल में कैसे बिछाया गया। रणनीति बिल्कुल स्पष्ट थी। पहला कदम, दुश्मन के उन भारी भरकम जहाजों को इस संकरे त्रिकोण में लालच देकर अंदर खींचना। दूसरा, अपनी छोटी लेकिन बेहद तेज और फुर्तीली नावों को मैदान में उतारना। और तीसरा, दुश्मन को हर तरफ से घेर कर उनकी उन भारी तोपों को पूरी तरह से बेकार कर देना। इस जबरदस्त चपलता के आगे मुगलों के वो विशाल जहाज किसी काम के नहीं रहे। इस ऐतिहासिक और अचंभित कर देने वाली जीत में लगभग 4,000 दुश्मन सैनिक मारे गए और अहोमों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, प्रकृति और रक्षा रणनीति में उनकी महारत। देखिए, सरायघाट की ये जीत कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं थी।
ये उस गहरी रणनीतिक सोच का नतीजा थी जिसने अहोमों को अजेय बना दिया था। अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो अहोमों और मराठों के बीच कुछ बहुत ही दिलचस्प समानताएं देखने को मिलती हैं। दोनों ही साम्राज्यों ने विशाल मुगल सेना को चुनौती देने के लिए अपने आसपास के भूगोल को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। अहोमों ने ब्रह्मपुत्र नदी को अपना अखाड़ा बनाया। उनके पास पानी फुकन यानी एक खास नौसेना एडमिरल होता था और उन्होंने डग युद्ध जैसी अचूक गुरिल्ला तकनीकों का इस्तेमाल किया। वहीं दूसरी तरफ मराठों ने अपनी पहाड़ियों और पठारों का फायदा उठाया और गनीमी कावा रणनीति अपनाई। दोनों ही ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि एक विशाल सेना को हराने के लिए भारी हथियारों से ज्यादा तेज दिमाग और गति की जरूरत होती है। और अगर किलेबंदी की बात करें तो दोनों ने प्रकृति को ही अपनी सबसे मजबूत ढाल बनाया। अहोमों ने मिट्टी की मजबूत दीवारें बनाई जिन्हें गढ़ कहा जाता था। और पता है इन दीवारों को किससे मजबूत किया गया? कुटुआ यानी बेहद घने और कांटेदार बांस से। ये दुश्मनों के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। बिल्कुल इसी तरह मराठों ने भी अपने पहाड़ी किलों के चारों ओर ऐसे ही कांटेदार पौधों का जाल बुना। इन दोनों ही साम्राज्यों ने इतिहास में ये साबित कर दिया कि अगर प्रकृति का सही और सूझबूझ से उपयोग किया जाए तो वो दुनिया की सबसे अभेद दीवार बन सकती है। चलिए अब युद्ध के मैदान से थोड़ा बाहर निकलते हैं और चलते हैं भाग 4 की तरफ। रेशम में बुना हुआ उनका समाज। ये अहोम जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत और अलग पहलू है। बुरुंजी, जो अहोम इतिहास के असली अभिलेख है, हमें इस सामाजिक ताने बाने की एक बहुत ही स्पष्ट और रंगीन तस्वीर दिखाते हैं। अहोम समाज में कपड़े सिर्फ शरीर ढकने की चीज नहीं थे, वे एक तरह का चलता फिरता विजुअल कोड थे। मूगा और एरी रेशम से घरों में बड़ी सावधानी से बनाए गए ये कपड़े पहनने वाले की पूरी पहचान बता देते थे। जैसे रिहा परिधान महिलाएं पहनती थी, जो परंपरा और विवाह का एक सुंदर प्रतीक था। सुपरिधान के रंग तो उम्र तक बयां कर देते थे। युवा महिलाएं बहुत ही चमकीले रंग पहनती थी, जबकि बुजुर्ग महिलाएं अपने अनुभव और ज्ञान को दर्शाने के लिए सादे सफेद रंग का चुनाव करती थीं। और पुरुषों के लिए गमोसा, जी हाँ, वो लाल किनारों वाला सफेद कपड़ा जो शक्ति और आतिथ्य का प्रतीक माना जाता था। कुल मिलाकर कहें तो अहोम लोग सचमुच अपनी पहचान और सामाजिक स्थिति को अपने परिधानों के रूप में पहनते थे। अब आते हैं अपने अंतिम भाग 5 पर, कांसी में उकेरी गई विरासत। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि 17वीं सदी का ये शानदार इतिहास आज के दौर में भी कैसे गूंज रहा है। ऐतिहासिक स्रोतों की बात करें तो अहोम विरासत को लेकर अलग अलग नजरिए और कुछ बहसें भी देखने को मिलती हैं। कई लोग लाचित बरफुकन को देश को एकजुट करने वाले एक महान नायक के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग विशुद्ध ऐतिहासिक संदर्भों पर जोर देते हैं। हम यहाँ किसी एक नजरिए का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हमारा काम सिर्फ स्रोतों को आप तक पहुँचाना है। लेकिन जो बात एकदम स्पष्ट है वो है उनकी विरासत का व्यापक प्रभाव। 2024 में जोरहाट में उनकी 125 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का निर्माण किया गया। हर साल 24 नवंबर को बड़े सम्मान के साथ लाचित दिवस मनाया जाता है। यहाँ तक कि हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी भी अपने सर्वश्रेष्ठ कैडेट को उनके नाम पर स्वर्ण पदक देती है और असम में एक समर्पित सैन्य स्टेशन भी स्थापित किया गया है। ये सब उनके ऐतिहासिक महत्व का एक जीता जागता सबूत है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही अहम सवाल पर विचार करना जरूरी है। एक 17वीं सदी का सेनापति आज के दौर की रणनीतियों और हमारी सांस्कृतिक पहचान को कैसे आकार दे सकता है? ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि इतिहास कोई बीती हुई किताबों में दबी हुई चीज नहीं है। ये तो वो जीवंत धागा है जो लगातार हमारे आज को बुन रहा है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और इतिहास के इन पन्नों को पलटते रहिए।